आइए जल्दी से एक सवाल करिए। एक चेन है, रफ टेबल है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हो, ठीक है। एक चेन है, रफ टेबल है, और इनिशियली हाफ चेन वाज हैंगिंग। हाफ चेन ऑन टेबल और हाफ चेन हैंगिंग, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप चेन को पूरा टेबल पे लाना चाह रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप चेन को पूरा टेबल पे लाना चाह रहे हैं। सवाल है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing chain completely over table slowly. बताइए। नहीं, देव गलत है बेटा, रफ है, फ्रिक्शन भी है। नहीं आयुष, नहीं सार्थक। सार्थक देव, तुम्हारे आंसर में फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं है, वो भी तो होना चाहिए। एमजी का भी वर्क डन गलत है सार्थक तुम्हारा। हाँ कुशल।
निकुंज एमजी का वर्क डन एक बार चेक करो, बाकी फ्रिक्शन का सही है निकुंज। गलत है दिव्यांश। हाँ निकुंज अब सही है, निकुंज का आंसर है, दिव्यांश गलत है। देखो यहाँ पे चेन पे वर्क डन करने वाले कौन कौन है, 3 लोग हैं। वर्क डन एक एमजी करेगा, एक फ्रिक्शन करेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स करेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन भी करेगा वर्क डन ऑन चेन। 4 फोर्स है अभी चेन, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि स्लोली बोला है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। स्लोली मतलब नेट फोर्स 0, नेट एक्सेलरेशन 0 और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, ठीक है। वर्क डन बाय एमजी निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एमजी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो दोनों के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। हाँ तेजस सही है, बस +1 आना चाहिए। अच्छा अब mg का वर्क डन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। तो ठीक उसी तरीके से वर्क डन बाय mg हो जाएगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल। आइए इनिशियल फाइनल देखते हैं। फाइनली क्या होगा, पूरी चेन टेबल पे आ जाएगी। टेबल को रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। इनिशियली क्या था, हाफ चेन टेबल पे थी, तो इतनी हाफ चेन तो रेफरेंस पे ही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। और ये वाला हाफ का मास है m/2, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, h है हाइट फ्रॉम रेफरेंस किसकी, हाइट फ्रॉम रेफरेंस किसकी, सेंटर ऑफ मास की। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, L/2 लेंथ के आधे पे, L/4 पे। तो इसका हो गया mg L/4। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल नेगेटिव होगी क्योंकि टेबल को रेफरेंस माना है। तो ये सॉल्व करोगे आप, पोटेंशियल फाइनल 0, ये माइनस, तो वर्क डन बाय mg है माइनस mg L/8। वर्क डन बाय mg कैसे कर रहे बता रहे हो आप, क्या गड़बड़ करी बताओ दिव्यांश, सार्थक, हर्षित। वर्क डन बाय mg क्यों गलत बता रहे हो बताओ। सर मैंने m/2 नहीं लिया था। हाँ तो उसको लिखो गलती क्या थी।
यही चीजें तो ध्यान रखनी है, साइड में लिखिए कि गलती करी मैं। आई, ये mg का वर्क डन हो गया। अब फ्रिक्शन का वर्क डन देखते हैं कैसे। ठीक है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे बच्चों एक वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे चेन ऊपर आती जा रही है फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, तो वेरिएबल फोर्स है तो उसका वर्क डन इंटीग्रेशन से आएगा। कैसे? आप मान लीजिए किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पे, ये इनिशियल स्टेट है, हाफ चेन ऊपर हाफ चेन हैंड है, ठीक है, और ये फाइनल स्टेट है पूरी चेन टेबल के ऊपर। अब इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्टेट लीजिए कि एक्स चेन टेबल के ऊपर है, एक्स चेन टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस एक्स लेंथ के मास लेना है, तो एल लेंथ का मास है अगर एम, तो एक्स लेंथ का मास होगा एम बाय एल एक्स। तो ये हो गया एम बाय एल एक्स जी, ऊपर नॉर्मल, आगे खींच रहे हो ये फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का फंक्शन आ गया यहाँ से म्यू एन, यानी म्यू नॉर्मल एम जी एक्स बाय एल। जब आप इसका वर्क डन निकालेंगे, वेरिएबल फोर्स है ना, तो वर्क डन लिखोगे आप फ्रिक्शन का वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, तो अपोजिट है दोनों, तो वो आ जाएगा माइनस म्यू एम जी बाय एल एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी बाय एल एक्स स्क्वायर बाय 2। अब एक्स की लिमिट्स भी तो लगानी है, एक्स की क्या लिमिट्स होंगी, एक्स की लिमिट्स होंगी इनिशियल कितना था एक्स, एल बाय 2, फाइनली कितना हो गया एक्स, एक्स इस टेबल के ऊपर की लेंथ, फाइनली एल हो गया। तो कितना आ रहा है ये सॉल्व करके, एल स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8, 3 माइनस 3 म्यू एम जी एल बाय 8, ये आ रहा है क्या बच्चों? हाँ Yes. सर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल था अपना माइनस ऑफ वर्क डन बाय एमजी माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दोनों की वैल्यू रख दें, तो ये हो गया एमजी एल बाय 8 प्लस 3 म्यू एमजी एल बाय 8। बोलो बच्चों सही है? Yes, sir, यही है। करेक्ट। किसी को कोई डाउट है पूछिए। तो वर्क डन में जो dx है वो किस पॉइंट का है? ये डीएस, ये चेन का है, चेन का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। वो पूरे x में से सारे पॉइंट का? अगर एक छोटी सी भी कड़ी डीएक्स लेंथ आगे चली तो पूरी चेन ही नहीं ऊपर आ गई, पूरी चेन का थोड़ा सा रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में नहीं हुआ इतना डिस्प्लेसमेंट, इस चेन का ऊपर हुआ डीएस और इस चेन का लेफ्ट में हुआ डीएस। Excuse me, sir. और अपन ने किस चेन पे लिखा है, इस चेन पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया डीएस। Excuse me, sir. हाँ मैडम। सर इसमें ऐसे किया था सर मैंने कि सर जो इनिशियली L/2 लेंथ ऊपर रखी हुई थी सर, सर वो तो पूरी की पूरी L/2 से लेफ्ट में शिफ्ट हो ही जाएगी सर। तो सर उसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन सीधे सीधे लिख दिया सर, और सर बाकी हाफ में इंटीग्रेट करके निकाला सर, फिर ऐड कर दिया था। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है लेकिन सर। तुम ऐसे ही ले लो ना डायरेक्ट, तुम तोड़ क्यों रहे हो? यस पूरी सर। चेन का एक साथ ले सकते थे, इजी हो गया तुम्हारे लिए। यस सर। करेक्ट, सही है, शाबाश। आइए आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट आ जाओ। अब अगला टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन पूछ रहा था अभी, उसको बता देते हैं। आई,
अभी है क्लास में? यस सर। हाँ वेरी गुड। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालना ना। एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है एफ, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है और डायरेक्टेड ऑलवेज टेंजेंशियल। ठीक है, डायरेक्टेड ऑलवेज टेंजेंशियल। एक मास है, उसको आप ए से बी लेके जा रहे हो, सेमी सर्कुलर बाउल है, रेडियस आर का। इस पे एक फोर्स लग रहा है जो हमेशा टेंजेंशियल है, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो ये शीट में भी था सवाल। आइए तो मैं डायरेक्ट ही सवाल डिस्कस कर रहा हूँ। देखो अभी कैसे, आप कहीं यहाँ पे पोजीशन ले लीजिए। यहाँ पे जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा वो टेंजेंशियल होगा डीएस, यस सर। और जो फोर्स है अपना वो भी टेंजेंशियल लग रहा है। ठीक है, और देखा जाए तो अपना जो फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि डायरेक्शन हर वक्त चेंज करेगा, तो इसलिए इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करें? ठीक है, आई कैप जे कैप में कर सकते हो इंटीग्रेशन, या फिर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वो ले सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या खास बात है कि डिस्प्लेसमेंट हर वक्त टेंजेंशियल है, फोर्स भी हर वक्त टेंजेंशियल है, तो उनके बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री। तो आपको एंगल बताया तो आप डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करें, मॉड एफ मॉड ds cos थीटा। अब देखो मॉड एफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा एफ। cos थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ऑलवेज हियर। थीटा 0 डिग्री एट ऑल पॉइंट्स हियर, तो cos 0 हमेशा 1 रहेगा, तो वो भी बाहर आ जाएगा। अब आएगा इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ds। अब बच्चों इसका मतलब समझना है। ठीक है, अगर मैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर दूं तो क्या मिलेगा बताना। अगर मैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ds दूं तो क्या मिलेगा, दोनों में अंतर बताओ। सर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर करेंगे तो सर ए से बी के अलॉन्ग जो स्ट्रेट लाइन है वो आ जाएगा सर डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, और सर मॉड वेरी गुड, डीएस आर्क लेंथ ले लेंगे ए से बी तक। बिल्कुल सही। ds वेक्टर का इंटीग्रेशन हो गया एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ जाएगा ए से बी, अगर ds वेक्टर का एडिशन होता तो। लेकिन मॉड ds का एडिशन मतलब, मॉड ds मतलब जो छोटा सा एलिमेंट हुआ उसका मैग्नीट्यूड प्लस आगे वाले सारे छोटे एलिमेंट्स का लेंथ का मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जोड़ते जाओगे तो आपको ये डिस्टेंस मिलेगा, यानी यहाँ पे आर्क लेंथ मिलेगी। ठीक है, समझे अभी? यस सर। तो फाइनली आपका इस केस में हो गया फोर्स इनटू आर्क लेंथ। ऐसे केसेस में फोर्स इनटू आर्क लेंथ, ये टेंजेंशियल फोर्स का वर्जन हो गया। और यहाँ पे आर्क लेंथ का फॉर्मूला सर्कुलर में होता है आर थीटा, तो थीटा रेडियन में ले लें तो एफ आर पाई बाय 2। चलिए चले आगे। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल करिए। एक मैं आपको सिस्टम दे रहा हूं,
ठीक है, सवाल है फाइंड इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम। मास m k है k, इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम, और दूसरा मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, दो पार्ट है सवाल के। कौन से दो पार्ट है? पहला इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम बताना है, दूसरा मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन इन स्प्रिंग बताना है। उसके लिए भी करना है और दूसरा जो डायग्राम दे रहा हूं उसके लिए भी करना है। बताइए आंसर। हाँ सही है, अश्विन है, तेजस, अभय, सार्थक। करेक्ट। ये आप सबको याद होगा, इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम मतलब क्या? mg और kx को आपने बैलेंस कर दिया, तो kx बराबर mg, x आ गया mg बाय k। ये इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम फर्स्ट पार्ट का आंसर, और सेकेंड पार्ट का आंसर डबल होता है, तो 2mg बाई k मैक्सिमम इलोंगेशन। ठीक है, यहां भी ऐसे ही। अब देखें, अगर यहाँ पे अगर kx है तो ये kx तो यहाँ पे हाफ हाफ हो जाएगा, kx बाई 2, kx बाई 2। तो इसका एफपीटी क्या बनेगा? mg नीचे, kx बाई 2 ऊपर। ठीक है, तो बैलेंस करोगे तो x आपको मिलेगा 2mg बाई k। तो ये है आंसर पहले पार्ट का, इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, और दूसरे पार्ट का आंसर होगा मैक्सिमम इलोंगेशन डबल हो जाएगा 4mg बाई k। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। सर ये मैक्सिमम इलोंगेशन वाला कब आएगा सर? हाँ वही अभी केस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो जनरल शॉर्ट ट्रिक है थोड़ी ना इस सवाल में, कि इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम का डबल है मैक्सिमम इलोंगेशन। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। अब देखें, तो मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं आपको, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहीं पे। ठीक है, ग्रेजुअल लोडिंग और सडन लोडिंग है ना। लोडिंग मतलब स्प्रिंग पे मास कराना। पहले हम देख रहे हैं ग्रेजुअल लोडिंग। तो ग्रेजुअल लोडिंग मतलब क्या? स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ पे थी, आपने एक ब्लॉक हैंग किया स्प्रिंग पे। ठीक है, कहां पे हैंग किया हमने? नेचुरल लेंथ। आ जाओ। तो क्या ग्रेजुअल मतलब क्या? स्लोली लेके जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपना एक्सटर्नल सपोर्ट छोड़ोगे नहीं। ऐसे नहीं कि ब्लॉक को हैंग किया छोड़ दिया,
नहीं, फिर तो धड़ाम से गिरेगा ब्लॉक। नहीं, आपने ग्रेजुअली स्लोली लेके गए उसको, ब्लॉक को पकड़ के धीरे धीरे प्यार से लेके आई। ठीक है, तो ब्लॉक का थोड़ा सा आगे जाने के बाद एफबीडी क्या होगा, mg नीचे, स्प्रिंग का फोर्स kx ऊपर और अपना एक्सटर्नल फोर्स ऊपर, हाथ रखा हुआ है आपने, तो धीरे धीरे प्यार से ला रहे एकदम। ठीक है, रिलीज करते हुए फिर उसके बाद क्या करना है, आप अगर ठीक है धीरे धीरे लाते जाओगे तो स्प्रिंग का इलॉन्गेशन बढ़ेगा, स्प्रिंग का फोर्स बढ़ेगा, तो धीरे धीरे mg को स्प्रिंग फोर्स हमेशा बैलेंस करता जाएगा, यानी धीरे धीरे mg का भार स्प्रिंग फोर्स संभालते जा रहा है। तो आप अपना एक्सटर्नल फोर्स कम करते जाइए, अपना सपोर्ट कम करते जाइए और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, तो अब kx बड़ा हो चुका है, तो kx खुद ही mg की सारी जिम्मेदारी ले सकता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप एक्सटर्नल फोर्स हटा दीजिए, ये x नॉट मान लो अगर, तो ये x नॉट, तो x नॉट आ गया mg/k। मतलब आपने पूरे रास्ते में स्लो लेके गए हो, स्पीड बढ़ने नहीं दी आपने, नेट एक्सीलरेशन हमेशा 0 मेंटेन रखा है, नेट फोर्स हमेशा 0 मेंटेन रखा है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। धीरे धीरे नीचे लाते जा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स कम होते जा रहा है। नहीं किसी नेचुरल लेंथ पे तो x0 है ना। ठीक है सर। हाँ करेक्ट, आ जाओ। अब नेक्स्ट, इस पे होता क्या ग्रेजुअल लोडिंग में कि उसकी स्पीड कभी आपने बढ़ने ही नहीं दी, तो मीन पोजीशन जो है स्प्रिंग का फोर्स जहां बैलेंस कर रहा है वहां पे स्पीड 0 है और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, और इन दोनों का बैलेंस है फोर्स, यानी नेट फोर्स ब्लॉक पे 0 हो चुका है, तो ब्लॉक इसके बाद कहीं नहीं जाता, ब्लॉक यहीं पे मीन पोजीशन पे रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी ग्रेजुअल लोडिंग। अब सडन लोडिंग होती है। सडन लोडिंग मतलब क्या करना, ब्लॉक को आपने नेचुरल लेंथ पे हैंग किया और यहां से आप छोड़ दो, रिलीज कर दो रेस्ट से। फ्रॉम रेस्ट आपने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो जैसे ही ब्लॉक को हैंग करके छोड़ा तो ब्लॉक एकदम धड़ाम से एक्सीलरेट होगा, स्पीड गेन करेगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो ना इस इंस्टेंट पे kx तो है नहीं, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग का फोर्स 0, सिर्फ फोर्स कौन सा बचा, mg का बचा, तो mg का फोर्स है बस, स्प्रिंग फोर्स तो है नहीं, तो वो mg का फोर्स क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, तो पार्टिकल अपनी स्पीड गेन करता जाएगा, गेन करता जाएगा। कब तक गेन करेगा, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन तक गेन करता जाएगा स्पीड, लेकिन मीन पे रुकेगा नहीं, क्योंकि यहां तक उसने स्पीड हासिल कर ली, तो यहाँ पे उसके पास स्पीड है, तो स्पीड होने की वजह से यहाँ पे रुका नहीं हो, और आगे गया, और जैसे ही वो और आगे जाएगा स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो रिटार्डेशन होगा, तो स्पीड कम होते होते फाइनली एक एक्सट्रीम पोजीशन आएगी जिसको आप बोल रहे हो मैक्सिमम इलॉन्गेशन, या फिर इसको बोल दो एक्सट्रीम पोजीशन जहां पे स्पीड 0 है। तो ये है आपका मैक्सिमम इलॉन्गेशन। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इनिशियल या फिर नेचुरल से एक्सट्रीम तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, नेचुरल टू मैक्स इलॉन्गेशन, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क डन का एनर्जी क्या बोलेंगे, mg इनटू x मैक्स, स्प्रिंग का वर्क डन क्या बोलेंगे, -12
के एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, इनिशियल 0 फाइनल 0 0, तो इधर उधर ले जाएंगे तो मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा डबल 2mg/k। पूरा दिख रहा है ना उसमें? हाँ पूरा दिख रहा है, वेरी गुड। तो मैक्सिमम इलोंगेशन आता है सडन लोडिंग में। ग्रेजुअल लोडिंग में क्या होता है, मीन यानी इक्विलिब्रियम पे आके ठहर जाता है। बताइए बच्चों, क्लियर सभी को? यस सर। है ना? चलो अब सडन लोडिंग में मोशन कैसा है भाई? सडन लोडिंग में अचानक से नीचे गए, फिर स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो गया ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे चलता रहेगा। यानी सडन लोडिंग में ऑसिलेशंस होंगे, और ऑसिलेशंस कम है तो सडन लोडिंग में एसएचएम होगा। ठीक है ना? एसएचएम होगा। एक्सट्रीम पोजीशंस पे स्पीड 0, मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम। ठीक है, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पे सारे एसएचएम के कंसेप्ट लग जाए। आइए करिए, मेरे को यहाँ पे स्पीड एट मीन पोजीशन बताइए। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों नहीं लगाई? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी था। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स भी था, तो इसलिए यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते तो एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्क डन होता। ठीक है, यहाँ पे तेरी फाइंड मैक्सिमम स्पीड इन द पाथ। करिए, सही है अश्विन, तेजस सही। जल्दी बताओ सभी। हाँ, और ऋषि बेटा इक्विलिब्रियम का एक्स नॉट पता है ना, mg/k रख दो। नहीं हर्षित, गलत है। सही प्रणव, आ जाओ। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम करो अब नेचुरल से मीन का। ठीक है, तो mg का वर्क डन होगा mg x नॉट, स्प्रिंग का माइनस हाफ के x नॉट का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है ब्लॉक की। और x नॉट की वैल्यू क्या रखनी है? x नॉट की वैल्यू रखनी है आपको mg/k। तो जब x नॉट आप mg/k रखते हो, है ना, क्योंकि मेन पोजीशन पे बैलेंस होंगे, तो x नॉट होगा mg/k। जब x नॉट mg/k रखोगे तो ये आ रहा है m²g² k माइनस m²g² 2k इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, m को कट कीजिए, तो स्पीड एट मीन पोजीशन या फिर यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड एट इन द पाथ आपको मिलेगा g बाहर आके √m/k। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो बिल्कुल।
सर हाँ दिव्यांश, सर वो आपने पढ़ा था एसएसएम में कि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, तो सर उससे भी कर सकते हैं बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम, ओमेगा है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, ठीक है। आई, अब एम्पलीट्यूड कहां से नापते हैं? एम्पलीट्यूड मीन से नापते हैं, यस सर। तो ये एम्पलीट्यूड होगा, है ना। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है? ये पूरा 2 mg/k, ये mg/k, तो एम्पलीट्यूड हो गया आपका mg/k। और ओमेगा टाइम पीरियड होता है सिस्टम का 2/√m/k, ओमेगा होता है √k/m, तो वो आ जाएगा g√m/k। बिल्कुल सही बात है। हाँ ऋषि, सही है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताइए पूरे पाथ में, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन है जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। और इस पे भी जब आप एफपीडी बनाओगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे kx माइनस mg करोगे, x की वैल्यू डालना 2mg/k, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा जी। मैक्सिमम एक्सीलरेशन जी है यहाँ पे, बिल्कुल शाबाश। आइए अब आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। आ जाओ, फिर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या बात कर रहे हैं अपन? पोटेंशियल एनर्जी क्या है बताओगे आप लोग मेरे को कोई? एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स रिलेटिव पोजीशन, सही है वो तो। और मेरे को कोई एक्सप्लेन करो पोटेंशियल एनर्जी। सर कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो स्टोर्ड एनर्जी होती है। ठीक है, सही है। और ठीक, आइए। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अभी अपन। डिफाइंड ओनली फॉर सिस्टम, हमेशा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, नॉट फॉर एन आइसोलेटेड पार्टिकल। एक पार्टिकल की एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जितना हो रहा है उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। आई, और मेरे को ये कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, रेफरेंस पे डिपेंडेंट है। आइए, ठीक है, आ जाओ, है ना। तो इस लाइन का मतलब क्या है? सिस्टम के लिए है, आइसोलेटेड पार्टिकल के लिए। मान लो ब्रह्मांड में बस एक ही पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल का किसी से भी इंटरेक्शन नहीं,
किसी के साथ भी कंजर्वेटिव फील्ड में इंटरेक्शन नहीं है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं होगी, जीरो बोलोगे आप। इसीलिए ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंफिनिटी को रेफरेंस मानते हैं कि एक चार्ज दूसरा चार्ज इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि जब ये दोनों इंफिनिटी पे होंगे तब इनका इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, इनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं। ठीक है, तो अकेले पार्टिकल का कोई डिफाइन नहीं होता, सिस्टम के लिए डिफाइन है। कैसे सिस्टम के लिए? अगर एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है पास पास, तो इस सिस्टम की एनर्जी होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम में ये एनर्जी स्टोर, और इसको डिफाइन कैसे करते हो आप? डेफिनेशन बताओ तो, स्टैंडर्ड काफी पढ़ी है आपने। सर किसकी डेफिनेशन? वो इंफिनिटी से लाने वाली पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, बताओ। सर potential energy of a particle at a point is equal to negative of the work done by the conservative force in bringing it from infinity to that point. करेक्ट करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मत बोलो, ठीक है, इस पेयर की एनर्जी है ना। Yes. आइए, सही है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रेकिंग पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, ठीक है, इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेयर, है ना। या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलना चाहिए, और फिर रेफरेंस हम इंफिनिटी को ले लेते हैं। ठीक है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिफाइंड है। ठीक है, तो जनरली हम कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जीज लेते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंगे K=Q1 Q2/R, ग्रेविटेशन लेंगे -G M1 M2/R। ठीक है, मैग्नेटिक की आपने याद होगा -m.b करके पोटेंशियल एनर्जी ले रहे थे मैग्नेटिक्स में, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है +12kx²। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, चाहे एलोंगेट करो तो भी पॉजिटिव है, कंप्रेस करो तो भी पॉजिटिव है, इस फॉर्मूला से आ जाएगी। ठीक है, और mgh, mgh कब लेते हैं अपन? जब ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, कांस्टेंट कब मानते हैं हम? जब वो ग्राउंड से कम हाइट ऊपर जा रहा है। तो ये अपने सारे पैटर्न्स देखें, आइए। ठीक है, जल्दी से अब एक चीज कर रहे हैं, ये फाइनल, ये इनिशियल। ठीक है, एक पार्टिकल m मास को इनिशियल से फाइनल लेके गए, तो वर्क डन बाय mg क्या हुआ? -mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? माइनस ऑफ -mgh, यानी +mgh, और चेंज बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे अपन एक रेफरेंस मानते हैं, यहाँ पे अपन एक रेफरेंस मानते हैं। किसको रेफरेंस माने? इसी लेवल को रेफरेंस माने। तो अगर आप इसी लेवल को रेफरेंस मान लोगे तो रेफरेंस में हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम कर लेते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया यहाँ से mgh। सही है ऋषि, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बिल्कुल सही है एकदम। अभी वो उसको बताऊंगा मैं। यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया mgh, है ना। रेफरेंस आपने इनिशियल लेवल को मान लिया, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी mgh डिराइव होता है। और स्प्रिंग में कैसे? आप इसको नेचुरल से एलोंगेट करिए,
तो वर्क डन बाय स्प्रिंग है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इलोंगेटेड पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ इक्वल टू प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। और नेचुरल लेंथ को अपन रेफरेंस मानते हैं, ये जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट इलोंगेटेड पोजीशन हो जाएगी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपने डिराइव कर लिए फॉर्मूले दोनों के। और देखिए आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी में गया, या फिर आप इस टर्म्स में बोल सकते हो एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स। मान लीजिए आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींच रहे, एलोंगेट कर रहे, ठीक है। तो अब आपके पास एक स्प्रिंग फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, और आप स्लोली लेके जा रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग करके आप ये भी बोल सकते हो इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल, जब भी स्लोली है तब। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई यहाँ पे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in elongating the spring from natural length to x elongation। तो आपने जो एक्सटर्नल फोर्स डन किया उसको स्लोली ले जाने में, इन elongating slowly, तो वो एक्सटर्नल वर्क डन कहाँ जमा हो गया, वो एक्सटर्नल वर्क डन जमा हो गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल इसी तरीके से वहां भी डिफाइन कर सकते हैं। एक नेगेटिव चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में, स्लोली लाने में, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जल्दी लिख लीजिए फिर आगे चले। शाबाश, आइए अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, तो बताएं। आइए जल्दी आ जाओ। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, एम मास को आप इनिशियल से फाइनल लेके गए। आप मेरे को पोटेंशियल एनर्जी बताओ इनिशियल पे, पोटेंशियल एनर्जी बताओ फाइनल पे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताइए इनिशियल टू फाइनल। इफ इनिशियल इज रेफरेंस, अगर इनिशियल को रेफरेंस माना तो ये तीनों चीजें क्या होंगी, और इफ फाइनल इज रेफरेंस, अगर फाइनल को रेफरेंस माना तो ये तीनों चीजें क्या होंगी, बताइए जल्दी। सही है, इनिशियल रेफरेंस है तो ये जीरो, ये mgh, और फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये mgh। फाइनल रेफरेंस है तो सही है, फाइनल रेफरेंस है तो फाइनल जीरो है, फाइनल जीरो है, तो इनिशियल रेफरेंस से नीचे है तो ये माइनस mgh, और जो चेंज लोगे वो mgh आएगा। सही है, परफेक्ट, वेरी गुड बच्चा लोग। यानी मैं यहाँ से सिखाना क्या चाह रहा हूँ कि चेंज रेफरेंस से इंडिपेंडेंट आया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस पे डिपेंडेंट। तो आप ये लिख देना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है। अगर पॉइंट्स फिक्स है, फोर्स आपको पता है,
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिक्स है, लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड कर जाएगी। ठीक है, जल्दी लिखो। चलो सेम सवाल आपको इस कंसेप्ट पे सवाल कैसे दिया रहता है कि रेफरेंस बदल देते हैं। जैसे हम इंफिनिटी को रेफरेंस मानते थे, तो इंफिनिटी को जीरो मानते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ग्रेविटेशन में। फिर कोई सवाल ऐसा आता है कि अगर मैं इंफिनिटी पे +10 जूल पोटेंशियल एनर्जी मान लूं, तो ऐसे सवाल में क्या चेंज आएगा बताओ। तो हर पॉइंट पे 10 -10 से हो बढ़ जाएगा जाएगी तो एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, हर पॉइंट पे 10 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपको याद हो मॉडल में, तो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल सेकंड शेल में, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है दोनों शेल्स की। तो इफ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी आप मान लीजिए, या पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट शेल आप मान लीजिए 0, ठीक है, तो सेकंड शेल की टोटल एनर्जी बताओ क्या होगी। करो तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न के सवाल है। इफ पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट शेल 0 है, तो सेकंड शेल की टोटल एनर्जी क्या होगी हाइड्रोजन एटम की। नहीं पूर्वांश, टोटल एनर्जी बदल जाएगी। ठीक, आ जाओ देखें कैसे। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले हुआ करता था कि यहाँ की टोटल एनर्जी -13.6, पोटेंशियल एनर्जी कितनी -27.2, काइनेटिक एनर्जी कितनी +13.6। सेकेंड शेल में पहले क्या हुआ करता था, टोटल एनर्जी कितनी -3.4, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है -6.8, काइनेटिक एनर्जी कितनी है +3.4। अब जब इसको 0 मान लिया गया, तो टोटल एनर्जी बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। तो फर्स्ट शेल की टोटल एनर्जी हो गई अब +13.6 और इसकी थी -27.2, यानी हर जगह दुनिया में पोटेंशियल एनर्जी में 27.2 अब ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया +27.2, तो टोटल एनर्जी बदल गया। तो काइनेटिक एनर्जी तो वही है 3.4, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, ये सब्ट्रैक्ट करके बताओ। 20.4 20.4 माइनस, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, करो सब्ट्रैक्ट। +20.4 होएगा ना। यस सर। +20.4 सॉरी, +20.4, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई 23.8 हुई क्या। हाँ सर। करेक्ट,
तो यानी सिर्फ सार्थक और भाव्यांश ने सही जवाब दिया। हाँ भाई वाजपेयी 10.2 कैसे आया तुम्हारा? सर वो मैंने गलती से टोटल एनर्जी 0 मान ली फर्स्ट शेल की सर, तो नहीं नहीं, पोटेंशियल 0 ही है, काइनेटिक अनचेंज्ड है, तो टोटल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर वो तो मतलब काइनेटिक अनचेंज्ड है, पोटेंशियल नहीं हो गई। हाँ पढ़ने में गलती कर दी, ठीक है। करेक्ट, शाबाश शाबाश, ठीक है। तो ये जस्ट आपको ऐसे रेफरेंस बदलने के सवाल बिल्कुल बहुत आते हैं, ठीक है। आइए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में रिश्तेदारी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का इंटीग्रेशन इज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन आएगा कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन कैसे आता है? पार्शियली डिफरेंशिएट कर, माइनस डेल पी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल पी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल पी बाय डेल जेड के कैप, ठीक है। जल्दी से एक छोटा सवाल करिए। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है एक्स जे प्लस वाई आई, तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बताइए बस कितना है। और यहाँ पे करिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी है 6x² प्लस ZY, तो यहाँ पे फोर्स का फंक्शन बताइए कितना है, करिए। सही, प्रणव तुम्हारे आंसर में थोड़ी गलती है। निकुल आई कैप जे कैप ही होना चाहिए ना आंसर में। सर वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया मैंने। हाँ 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 समझ गया मैं। करेक्ट, आइए तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस। डीएस क्या होता है? dxi प्लस dy j प्लस dz के, ठीक है। आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो x dy प्लस y dx बनेगा। इसका हमने शायद संडे को पढ़ा था, इसका इंटीग्रेशन होता है xy, ये हो गया माइनस xy। ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ गया है,
यहाँ पे तो पहले अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है बस, और यहाँ तो एक्स ही नहीं, ये होगा 12x। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y तो सिर्फ y को डिफरेंशिएट करना है, ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस z, और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z तो सिर्फ z वाली टर्म, बाकी ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यानी जो कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा है वो आ रहा है -12xi i कैप माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस z j कैप माइनस y k कैप। करेक्ट, वेरी गुड। आइए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला सवाल है ना। अच्छा, ये हमको एक बार हम पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो 3 टाइप है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, आइए स्टेबल, स्टेबल के लिए डायग्राम आप सभी को याद होगा, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे नेट फोर्स 0, अगर अपन बात करें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स 0। ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है मान लीजिए, है ना, या फिर नेट फोर्स 0 पे आप इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, नेट फोर्स 0। आइए फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम आप कब बोलते थे, जब पोटेंशियल एनर्जी पूरे रास्ते की मिनिमम हो। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है पूरे रास्ते में। ठीक है, आइए तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की क्या कंडीशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 0 हो और डबल डिफरेंशिएशन क्या हो मिनिमा की केस में, greater than 0. ग्रेटर देन 0। हाँ पॉजिटिव, करेक्ट। और अगर ये है तो कंजर्वेटिव फोर्स 0 और ये कंजर्वेटिव फोर्स का डिफरेंशिएशन ही हुआ तो ये DFC DR हो जाएगा नेगेटिव। उसी तरीके से यहाँ पे चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू R0 और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। और अगर फोर्स के टर्म में बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स है और इसका डिफरेंशिएशन यानी वो हो जाएगा DFC बाय DR, और इनके बीच में नेगेटिव साइन था, कंजर्वेटिव फोर्स है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, उसी तरीके से ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। तो अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे, यहाँ पे सर स्टेबल इक्विलिब्रियम सी पे होगा सर। सी पे होगा कंफर्म। यस सर। हाँ
क्योंकि C पे dF by dx नेगेटिव है। ये क्या होता है? ये होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, यानी ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ए अनस्टेबल है और बी तो इक्विलिब्रियम है ही, सी स्टेबल। ठीक है, आइए आगे चल रहे हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछिए। तो जो भी ऑसिलेशंस होते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम डिफाइन कैसे होता है कि अगर आपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट किया तो वापस रिटर्न्स बैक टू द मीन पोजीशन। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्सेस होते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ऑसिलेशन वाले सारे केस स्टेबल इक्विलिब्रियम के। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एक बार आप डिस्प्लेस करते हो तो मूव अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, पार्टिकल इससे दूर भागना चाहता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। आई और न्यूट्रल मतलब नाइदर मूव अवे नॉर मूव टुवर्ड्स। चलिए आगे चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट एक सवाल करिए। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में सिर्फ सवाल ही करेंगे। पावर लिख लेते जल्दी आप, पावर। ठीक है, पावर क्या है? पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, डिफरेंशिएशन से आएगा। एवरेज पावर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आइए फिर अगर आप वर्क डन को फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस इंस्टेंट पे फोर्स को मैं बाहर ले लूं तो ds by dt वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस पावर आएगा F डॉट b। ठीक है, ये हो गया वर्क का डिफरेंशिएशन या फिर F डॉट b इंस्टेंटेनियस पावर। अगर कोई आपसे नेट फोर्स का पावर पूछे, एवरेज पावर नेट फोर्स का क्या बोलोगे? नेट फोर्स का वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और नेट फोर्स का वर्क डन यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये हो गया। और बल्ब वगैरह में पावर कैसे डिफाइन करते हो आप? जैसे 60 वॉट का बल्ब है तो पावर कैसे बताओगे उसकी? एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम। है ना, पावर इनपुट हो गया वो कि 60 वॉट का बल्ब है, नहीं यानी 60 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 60 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, दे रहा है, खींच रहा है। ठीक है, जनरली पावर का कंसेप्ट कहां पे यूज करते हैं बताओ? पावर का कंसेप्ट कहां पे यूज करते हैं जनरली? इंजन्स, मोटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे लगातार काम हो रहा है।
है ना, लगातार वर्किंग हो रही, ठीक है। तो पावर यानी एनर्जी का एफिशिएंसी विद टाइम, वर्क डन के कितना वर्क डन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर कम समय में ज्यादा वर्क डन हो रहा है तो पावर ज्यादा है इंजन का, ठीक है। आइए जैसे एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं, जब भी इंजन मोटर की बातचीत हो रही हो तो आपको पावर का कंसेप्ट यूज करना चाहिए। आइए बताइए मेरे को बच्चों, एक मोटर है, घर में एक मोटर है, वो पानी को एच हाइट ऊपर तक ले जाती है, तो मोटर कितना वर्क डन कर रही है, mgh। तो मोटर का पावर कितना हो गया, mgh बाय टाइम। तो आपको दिया रहेगा कि मोटर एक सेकेंड में इतना पानी ऊपर ले जा रही है, तो उसके पावर कितना चाहिए, तो इस फॉर्मूला है। अब अगर ऊपर ले जाके उसको किसी स्पीड v से भेज रही पाइप के थ्रू, तो फिर पता पावर क्या हो जाएगा, mgh plus half m2। वेरी गुड। तो क्या होगा, वर्क डन में उसको mg के को वर्क डन को तो अपोज करना ही है, साथ Yes, साथ काइनेटिक एनर्जी भी देनी। तो अब वर्क डन बाय मोटर हो जाएगा mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर अपॉन टाइम, ठीक है। फिर आ जाओ इंजन की बात करें, अगर मान लो एक इंजन है, मैक्सिमम स्पीड है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मास डबल कर दिया जाए और आपको बोला है कि रेजिस्टिव फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू मास है, तो मैक्सिमम स्पीड बताओ, नहीं मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, मास डबल कर दिया, हाफ हो जाएगी सर। बिल्कुल सही है, हाफ हो जाएगी, क्योंकि इंजन का पावर कांस्टेंट है, F इंटू वी मैक्स मैक्सिमम पावर है, तो F इंटू वी मैक्स कॉन्स्टेंट बोलोगे दोनों तरफ, तो इधर फोर्स डबल तो स्पीड मैक्स हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो पावर का कंसेप्ट हम कहाँ यूज करेंगे जनरली, जहां पे वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लगातार वर्किंग हो रही, इंजन्स, मोटर्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। आपके दिल की भी पावर की बात होती है कि दिल 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड को पंप कर देता है, तो दिल ने कितनी वर्क डन किया, कितना पावर है दिल का, ये भी सवाल आपने देखे होंगे, ठीक है। तो अब हम सिर्फ सवाल सवाल करेंगे वर्क एनर्जी में। आपका होमवर्क है वर्क एनर्जी पावर, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए मॉड्यूल से। आइए एक सवाल करिए अभी। All surfaces are smooth, ठीक है। दो ब्लॉक के दोनों का मास सेम दिया है, ये ए ये बी, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक्स when B has fallen by distance h। ठीक है, फाइंड speed of both the blocks when B has fallen by distance h। तो यहां पे आपको सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी, जितने भी फोर्सेस है सिस्टम के सबका वर्क डन देखिए। नहीं संदीप, गलत आंसर।
जितने भी फोर्सेस है। अब यहाँ पे इंटरनल फोर्स भी है, एक्सटर्नल फोर्स भी है, सोचिए। और यहाँ पे आपको बी का मोशन भी देखना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन